हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 11th का सैम्पल पेपर। हम करेंगे किस तरह का आपका पेपर है या क्या क्या चीज़ें इसमें आ सकती हैं, कितने मार्क्स का रहेगा। जैसे बाकी होते हैं 80 मार्क्स का है एंड 3 आवर्स के लिए आपका एग्ज़ाम रहेगा। अब इसको 3 जो है इंपॉर्टेंट पार्ट में डिवाइड किया गया है। ख में अपठित बोध यानी कि जो आपके पैराग्राफ्स हैं वो दिए हैं जो आपने नहीं पढ़े होंगे। नेक्स्ट में पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड है और उसके बाद आरोह और वितान से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गद्यांश है आपका, स्वस्थ मन का निवास स्वस्थ शरीर में होता है। शरीर अस्वस्थ होने पर हम बौद्धिक कार्य भी नहीं कर पाते हैं। सामने सुस्वाद व्यंजन देखकर कौन उनका सेवन नहीं करना चाहता। घर में समस्त सुविधाएं होने पर जिन्हें अति परहेज का भोजन करना पड़ता है वे ही जानते हैं कि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। श्रमहीन शरीर की दशा जंग लगी हुई चाबी की तरह अथवा अन्य किसी उपयोगी वस्तु की तरह निष्क्रिय हो जाती है। शारीरिक श्रम वस्तुतः जीवन का आधार है, जीवंतता की पहचान है। योगाभ्यास में तो पहली शिक्षा है। आसन आदि के रूप में शरीर को श्रमशीलता का अभ्यस्त बनाना। महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथ से करने पर बल देते थे। वे प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य सफाई तक स्वयं करेगा। उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता है वह पाप करता है और पाप का अन्न खाता है। ऋषि मुनियों ने कहा, बिना श्रम किए जो भोजन करता है वह वस्तुतः चोर है। महात्मा गांधी का समस्त जीवन सापेक्ष था। उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताता है कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादन करता होना चाहिए। उनकी नीतियों की उपेक्षा करने के दुष्परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं। न गरीबी कम होने में आ रही है, न बेरोजगारी पर नियंत्रण हो पा रहा है और न ही अपराधों की वृद्धि को रोकना हमारे बस की बात है। दक्षिण कोरिया वासियों ने श्रमदान करके ऐसे श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया जिनसे किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है। श्रम की अवज्ञा के परिणाम का सबसे ज्वलंत उदाहरण है हमारे देश में व्याप्त शिक्षित वर्ग की बेकारी। हमारा युवा वर्ग शारीरिक श्रम पर कार्य करने से परहेज करता है। वह यह नहीं सोचता कि शारीरिक श्रम का परिणाम सुखदायी होता है। पसीने से सिंचित वृक्ष में लगने वाला फल कितने मधुर होते हैं। हमारे देश में शारीरिक श्रम न करना सामान्यतः उच्च सामाजिक स्तर की पहचान माना जाता है। यही कारण है कि जो आर्थिक स्थिति में सुधार होता है त्यों बीमार और बीमारियों की संख्या में वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, बीमारियों की नई नई किस्में भी सामने आती हैं। जिस समाज में शारीरिक श्रम के प्रति हे दृष्टि नहीं होती है वह समाज अपेक्षाकृत अधिक स्वस्थ और सुखी दिखाई देता है। श्रमशील व्यक्ति स्वावलंबी एवं स्वाभिमान होता है। कथन और कारण है। कथन है, श्रमशील जनता समाज व देश को सुखी और विकसित बनाता है। और कारण है, श्रम करने वाले लोग देश के लिए उत्पादनकर्ता नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ये जो कथन है वो सही है, लेकिन ये जो कारण दिया है वो सही नहीं है। तो कथन और कारण दोनों गलत हैं। कथन सही है और कारण गलत है। जीवंतता की क्या पहचान है? तो क्या है कि आप काम कर रहे हैं, शारीरिक श्रम। कर्महीन नर पावत नहीं में नर का क्या अर्थ है? यहाँ पर सांसारिक सुख सुविधाएं। दक्षिण कोरिया वासियों की किस विशेषता का उल्लेख यहाँ पर किया गया है? तो किसका किया है? श्रमदान का किया है। जो एक उन्होंने उदाहरण बताया था कि किस तरह से उन्होंने श्रेष्ठ भवनों का निर्माण वहाँ किया है। श्रम के विषय में गांधी जी की क्या विचारधारा थी? तो क्या थी कि अपने सभी कार्य स्वयं करने चाहिए। अपने कार्य स्वयं करने चाहिए। नेक्स्ट आता है, हमारे देश के युवा वर्ग की सबसे बड़ी समस्या क्या है? कि वो श्रम करने से दूर रहते हैं या श्रम नहीं करना चाहते। श्रम नहीं करना चाहते। आजकल आर्थिक समृद्धि में के क्या परिणाम दिखाई देते हैं? तो आर्थिक स्थिति में क्या होता है, जैसे जैसे सुधार होता है उसके साथ साथ बीमारियां भी बढ़ती जाती हैं। कि जैसे जैसे आर्थिक स्थिति सुधर जाती है
तो बीमारियां भी बढ़ जाती है, बीमारियां भी बढ़ जाती हैं। क्योंकि लोगों को क्या लगता है, अच्छा पैसे आ गए अभी तो कुछ नहीं करना है, तो उसकी वजह से वो श्रम करना बंद कर देते हैं और बीमार होने लगते हैं। नेक्स्ट आते हैं, एक पद्यांश दिया है आपको। कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघु दीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जलाकर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही सो लपट दिशाएं, जिन्हें सिंहनाद से सहमी, धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साखी है उनकी महिमा के, सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो कलम जो है किन की जय बोलनी चाहती है, लेखनी द्वारा बलिदानियों की, जिन्होंने बलिदान किया उनका गुणगान करने के लिए, उनका जय बोलने के लिए। कमल से किसकी जय बुलवाने की बात की जा रही है। सो इसमें क्या होगा, जिन्होंने स्वतंत्रता की पुण्यवेदी पर प्राणों की आहुति दी, जिन्होंने अपने प्राणों के बदले कुछ नहीं मांगा, तो दोनों इसके आंसर होंगे। जो अगणित लघु दीप हमारे के माध्यम से किन दीपों के जो है संकेत यहाँ पर दिया गया, तो अनजान सैनिक, जिनके बलिदान की कहानी से लोग जानते भी नहीं हैं, अपरिचित हैं। उसके बाद कथन है, जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उनके गवाह केवल सूर्य और चंद्रमा है। उसके बाद में है, अनजान स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी इतिहास में अंकित नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों ही चीज़ें सही हैं और कारण भी सही दिया गया है कि सिर्फ ये ही इनके गवाह क्यों हैं। कवि साहित्यकारों को अपनी लेखनी के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं और क्यों, तो यहाँ पर जो स्वतंत्रता सेनानी है जिनके बारे में कोई नहीं जानता, उनकी वीरता की गाथा बता रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ अपने देश के बारे में सोचा और कुछ नहीं। इतिहास को अंधा क्यों कहा, तो इतिहास को अंधा इसलिए कहा क्योंकि इतने सारे अनगिनत जो वीर थे वो मर गए, लोगों को पता तक नहीं, उन्होंने अपने प्राण जो है आहुति दी देश के लिए, और लोगों को उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला, इतिहास में उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है इसलिए। उसके बाद अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्यपुस्तक से जो है दिए गए विषयों में से किसी एक पर भी आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिख के बताना है। जैसे कि मानव सभ्यता और का विनाश करते युद्ध, ये बता सकते हो, या फिर मेरा सपना चांद पर घर हो अपना, बढ़ते साइबर अपराध, तो इसमें से कोई भी एक लिख सकते हो। और इसमें जो है आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग जो रहेगा उसका आंसर अलग होगा, तो अपने अकॉर्डिंग रचनात्मक लेख है, तो इनमें कुछ भी वो नहीं होगा, आपको अपने हिसाब से ही सारी चीज़ें लिखनी है। शहर की स्वच्छता के प्रति लोगों की उदासीनता पर चिंता व्यक्त करते हुए दैनिक भास्कर के संपादक को पत्र लिखना है, या फिर इंडियन बैंक के लेखाकार जो अकाउंटेंट होते हैं उनको अस्थायी पद पर नियुक्ति हेतु बैंक मैनेजर को आवेदन पत्र लिखना है। तो इन दोनों में से कोई भी एक आप लिख सकते हैं, तो लेटर वाला हो गया ये। उसके बाद किन्हीं 4 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। जनसंचार माध्यमों के प्रकार और भेद कौन कौन से हैं। जनसंचार माध्यमों के 2 भेद हैं, मुद्रित और अमुद्रित। मुद्रित माध्यम के अंतर्गत समाचार पत्र, पुस्तकें और पत्रिकाएं हैं। अमुद्रित माध्यम में टीवी, रेडियो, इंटरनेट और सिनेमा है। फ्लैश फॉरवर्ड से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर स्पष्ट करें। फ्लैश फॉरवर्ड वह तकनीक जिसे पर्दे पर नाटक और फिल्म में भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं को पहले ही कल्पना के माध्यम से दिखाया जाता है। उदाहरणतः कहानी गलत लोहा को यदि पटकथा में परिवर्तित कर पर्दे पर प्रदर्शित किया जाए तो पंडित वंशीधर मोहन के सुनहरे भविष्य की कल्पना कर उसे एक अधिकारी के रूप में देख रहा है। अथवा नमक का दरोगा कहानी को पर्दे पर नाटक के रूप में दिखाते समय पंडित अलोपीदीन मुंशी वंशीधर द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर भविष्य में होने वाली बदनामी या लोगों की निंदा की कल्पना से डरकर मूर्छित होकर गिर जाना। तो ये सब क्या है, फ्लैश फॉरवर्ड है कि चीज़ों को आगे से एकदम से फॉरवर्ड कर दिया, उनको अपना भविष्य दिखाई देने लगा। शब्दकोश में किन्हीं 4 विशेषताओं को स्पष्ट करें। शब्दकोश की निम्नलिखित विशेषताएं। शब्दकोश में शब्दों के लिए नियम निर्धारित हैं। यहाँ वर्णमाला के वर्णों में सबसे पहला उपखंड अंग होता है। जब तक किसी शब्द और उसके अर्थ या अर्थों को समाज की मान्यता नहीं मिल जाती
तब तक किसी भी शब्द को शब्दकोश में के प्रवेश में अनुमति नहीं होती। शब्दकोश में लगभग 5 लाख शब्द हैं और आज भी शब्दकोश में नए शब्द जुड़ते रहते हैं। शब्दकोश में शब्दों को योजनाबद्ध ढंग से खंडों और फिर उस खंड में हर शब्द को नियम के अनुसार क्रमवार व्यवस्थित किया जाता है। शब्दकोश में खंडों के नाम वर्णमाला के अक्षरों पर रखे जाते हैं, जैसे क खंड, च खंड, प खंड आदि। इन खंडों का कर्म भी वर्णमाला के अक्षरों के कर्म के अनुसार ही होता है। डायरी लेखन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? डायरी या तो किसी नोटबुक में या पुराने साल की डायरी में लिखी जानी चाहिए। पुराने साल की डायरी में पहले की पड़ी हुई तिथियों की जगह अपने हाथ की तिथि डालें। यह सुझाव इसलिए दिया जा रहा है कि आप कहीं मौजूदा साल की डायरी में तिथियों के अनुसार बने हुए सीमित स्थान से अपने को बंधा हुआ ना महसूस करें। लेखन करते हुए आप स्वयं तय करें कि आप क्या सोचते हैं, खुद को क्या कहना चाहते हैं। यह तय करते हुए आपको यथासंभव सभी तरह के बाहरी दबावों से मुक्त होना चाहिए। डायरी निजी वस्तु है और यह मानकर ही उसे लिखा जाना चाहिए, वह किसी और के द्वारा पढ़ी नहीं जानी चाहिए। यह ज़रूरी नहीं कि डायरी परिष्कृत और मानक भाषा शैली में लिखी जानी चाहिए। डायरी लिखते समय भाषाई शुद्धता कितनी बरकरार रहती है और शैली सौंदर्य कितनी सद पाती है, इसकी चिंता नहीं करनी है। कार्यवर्त से आपका क्या तात्पर्य है और इसे लिखने का उद्देश्य क्या होता है? किसी भी बैठक की कार्रवाई का लिखित अभिलेख कार्यवर्त कहलाता है। कार्यवर्त लिखने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य बैठक के दौरान परिचर्चित बातों और निर्णय को लिखित परिणाम के रूप में रखा जा सके। साथ ही अनुपस्थित सदस्यों को बैठक की कार्रवाई और चर्चित बिंदुओं और लिए गए निर्णयों की जानकारी मिल सके। फिल्म की पटकथा और रंगमंच के नाटक की कथा में मुख्य अंतर क्या होता है? रंगमंच की नाटक की कथा तो दृश्य बहुत बड़े होते हैं, एक ही मंच पर सारा नाटक होता है। नाटक का सार कार्य व्यापार दर्शकों के समक्ष होता है। नाटक में कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन दर्शकों के सामने प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। संवाद और अभिनेता दर्शकों के सामने एक ही बार में प्रस्तुत की जा सकती है। फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड तकनीक के लिए स्थान नहीं होता है। फिल्म और जो धारावाहिक है उनकी पटकथा में क्या है? दृश्य छोटे छोटे होते हैं, घटनास्थल अनगिनत हो सकते हैं, पूर्व रिकॉर्डेड छवियां प्रदर्शित की जा सकती हैं। पर्दे पर दिखाए जाने वाले नाटक और फिल्म में कलाकार को दृश्य को उत्कृष्ट बनाने के बहुत से अवसर मिल जाते हैं। कलाकार दर्शकों के समक्ष नहीं होते हैं। फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है। या फिर सवृत्त क्या है और सवृत्त का प्रारूप कैसा है? दूसरा पार्ट था सवृत्त एक विशेष प्रकार का लेखन है जिसमें किसी व्यक्ति विशेष के बारे में किसी विशेष उद्देश्य जैसे कि नौकरी हेतु को ध्यान में रखकर कर्मानुसार उस व्यक्ति की सूचनाएं लिखी जाती हैं। किसी भी उम्मीदवार का सवृत्त उसके नियोक्ता पर गहरा प्रभाव डालता है। उम्मीदवार के द्वारा भेजा गया सवृत्त यदि अच्छा है तो उसके चयन करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उसके बाद आता है जो आपकी बुक आपने पढ़ी है वो वाले आरोह और वितान, आरोह भाग 1 और वितान भाग 1 पाठ्य पुस्तक। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप्पी में जकड़ जाना बुरा तो है पर सबसे खतरनाक नहीं होता, कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की लो में पढ़ना बुरा तो है, मुठियाँ भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। तो यहाँ पर फर्स्ट है गद्दारी और लोभ की मुट्ठी के माध्यम से कवि जो है यहाँ पर क्या बोलना चाहते हैं कि धन लालच में धन की इतना मिल जाए हमें उसके लिए देशद्रोह भी लोग जो है करने को तैयार हैं। सहमी सी चुप्पी में जकड़ जाना, इसका मतलब क्या है कि अन्याय के समक्ष जो है आप डर के मारे चुप हो गए। जुगनू की लो में पढ़ना, तो ये किस ओर संकेत करता है कि अभाव है, साधनहीनता है, तो बच्चा जो है लो में पढ़ रहा है, यानी कि चीज़ें नहीं है जितनी उसको चाहिए। हम कब मुठियाँ भींच कर रह जाते हैं? तो कब? जब अन्याय होने पर क्रोध तो आता है किंतु हम कुछ कह या कर नहीं सकते हैं। सबसे खतरनाक परिस्थिति कौन सी है? कौन सी है? जीवन के उल्लास और उमंग से मुंह मोड़कर निराशा के सन्नाटे में जीना और जीवन के सपनों का जिंदा रहना, ये दोनों ही क्या है? सही है। तो ये 4th वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अब आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स।
अक महादेवी संसारिकता और अहंकार से मुक्ति पाने के ईश्वर से क्या प्रार्थना करती है? कवित्री ईश्वर से प्रार्थना करती है कि वह उससे सभी तरह के भौतिक साधन सुविधा और संसारिक रिश्ते नाते छीन ले। वह ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करे कि वह भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाए। इससे उसका अहम भाव नष्ट हो जाएगा। दूसरे भूख मिटाने के लिए वह झोली फैलाए तो उसे भीख भी न मिले। अगर कोई देने के लिए आगे आए तो वह भीख नीचे गिर जाए। जमीन पर गिरी भीख को भी कुत्ता झपट कर ले जाए। वस्तुतः कवित्री ईश्वर से सांसारिक लगाव को समाप्त करने के लिए कामना करती है ताकि वह ईश्वर के ध्यान में एकाग्र भाव से लगा सके। कवित्री निर्मला पुतुल कविता आओ मिलकर बचाए में आदिवासी समाज को क्या क्या बचाने के लिए प्रेरित कर रही है? कवित्री आदिवासी समाज को निम्नलिखित को बचाने के लिए प्रेरित करती है। झारखंड की विशिष्ट संस्कृति, संथाल परगना के लोगों की संस्कृति, परंपराओं और उनकी विशेष पहचान, झारखंड की बोलियों का उच्चारण और इसमें बसा झारखंडीपन, आदिवासी लोगों की निश्चलता, आदिवासियों की संघर्ष वृत्ति और वाणी की स्पष्टता और बेझिझक अपनी बात कहने की कला, उनके पारंपरिक काम धंधे और प्राकृतिक सौंदर्य को बचाने को प्रेरित करती है। दुष्यंत कुमार ने गजल के शेरों के माध्यम से जनता की किस वृत्ति की ओर संकेत किया है? गजल के शेरों में कवि दुष्यंत कुमार ने उत्साहहीन दीनहीन लोगों की ओर संकेत किया जो हर स्थिति को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। वे अन्याय का विरोध नहीं करते। उनकी प्रतिरोध शक्ति समाप्त प्राय हो चुकी है। राजनेता व अफसरशाही जनता की इसी उदासीनता का लाभ उठाकर उसका शोषण करते हैं। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो का आंसर आपको देना है 60 वर्ड्स में। कविता घर की याद में कवि ने अपनी माँ की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया? कवि की माँ अशिक्षित है, माँ बहुत स्नेहशील है। कवि के जेल जाने के कारण वह दुखी तो है किंतु उसके जेल जाने के उद्देश्य को समझती है। पिता जब दुखी होते हैं तो उसे हौसला देती हैं कि बेटे के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं, वह देश के लिए कष्ट सह रहा है। माँ इतनी ममतामयी है कि कवि माँ की गोद में सर रखकर सारे दुख भूल जाता है। कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती में चंपा की किन किन विशेषताओं का वर्णन किया गया है? कवि ने चंपा की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया। वह निरक्षर है, उसे अक्षर मात्रा काले चिन्ह लगते हैं, उसे पढ़ने लिखने में कोई रुचि नहीं है। कवि के बार बार समझाने पर भी वह पढ़ने लिखने को तैयार नहीं है। वह शरारती स्वभाव की है। वह कवि के कागज कलम छिपा देती है। वह भूली है। वह कवि को पढ़ते हुए हैरानी से देखती है। वह स्पष्टवादिनी है। वह अपनी बात को घुमा फिरा कर नहीं कहती। वह विद्रोही स्वभाव की है। उसे पता है कि शिक्षित व्यक्ति अपने घर को छोड़कर दूसरे शहर चला जाता है, अतः वह कहती है कलकत्ता पर आपदा आए। वह मेहनती है। वह प्रतिदिन दुधारू पशुओं को चरा कर लाती है। मीरा श्री कृष्ण की भक्ति किस रूप में करती है? मीरा श्री कृष्ण की अनन्य भक्त है। मीरा कृष्ण की उपासना पति के रूप में करती है। उनका रूप मन मोहने वाला है। वे पर्वत को धारण करने वाले हैं तथा उनके सिर पर मोर का मुकुट है। मीरा उन्हें अपना सर्वस्व मानती है। वे स्वयं को उनकी दासी मानती है। उसके बाद एक और गद्यांश यहाँ पर आपका दिया गया है। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर ने नदी पर के गांव में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया था। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पीकर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार कर होने पर गांव लौट आता था। संयोग की बात, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था और मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर रहा था तो पहाड़ी के दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। पहले नदी की धारा में झाड़ झाखड़ और पात पतेल आने शुरू हुए तो अनुभव घसियारों ने तेजी से पानी को काटकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुँचते न पहुँचते मटमैले पानी का रेला उन पर आ ही पहुँचा। वे लोग किसी प्रकार सकुशल इस पार पहुँचने में सफल हो गए। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। किस कठिनाई को देखकर वंशीधर अपने यजमान के घर मोहन का रहना तय किया था? तो किस लिए किया था उन्होंने? स्कूल की दूरी को और नदी पार करके स्कूल जाने की, दोनों को ही। मोहन अपने गांव कब जाता था? सो स्कूल की छुट्टियां होने पर। मोहन किन लोगों के साथ नदियां पार करता था? किनके साथ? घास काटने वालों के साथ। किस घटना ने वंशीधर को चिंतित कर दिया था? तो अचानक जब नदी में पानी का स्तर बढ़ गया था। मटमैला
तो मिट्टी जैसा जो मैला होता है उसे बोलते हैं। उसके बाद फिर से क्वेश्चन आंसर्स है। मियां नसरुद्दीन की किन विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया और क्यों? मियां नसरुद्दीन पंचहजारी अंदाज में सिर हिलाकर बात करते हैं। मियां नसरुद्दीन अपने हुनर में माहिर होना, आज जब अधिकांश लोग अपने पारंपरिक पेशे को छोड़ते जा रहे हैं, ऐसे लोग ही कला को जीवित रखे हैं। उन्होंने कहा कि सीख और शिक्षा क्या, काम तो करने से आता है, कर्म करने में विश्वास रखना एक बड़ी बात है। वे अखबार वालों से दूर ही रहना पसंद करते थे। वे अखबार बनाने और छापने वाले को निठल्ले कहते थे। वे बुजुर्ग हो चुके हैं, पर उनका नाम उन्होंने नहीं छोड़ा है। उनका ऐसे कर्मठ होना अच्छा लगा। दबा हुआ आदमी कवि है, यह बात कैसे पता चली? इससे फाइल की यात्रा पर क्या प्रभाव पड़ा? दबे हुए आदमी को जब रात में माली खाना देने आया तो उसने बताया कि उसे पेड़ के नीचे से निकालने के लिए फाइल ऊपर तक जा चुकी है और जल्दी ही इस कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। आदमी के मुंह से उस समय यह शेर निकला, यह तो माना कि तकालुफ ना करोगे तुम, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुम्हें खबर होने तक। शेर सुनते ही माली ने उसे पूछा कि तुम शायर हो? आदमी ने हाँ में सर हिला दिया। बस अगले दिन सेक्रेटेरिएट में यह खबर फैल गई है कि पेड़ के नीचे दबा आदमी कवि है। शाम तक उसके आसपास कवि और शायरों का जमघट लग गया। उसकी फाइल कल्चर विभाग को भेजी गई। कल्चर विभाग ने उसे अपनी साहित्य अकादमी का सदस्य बनाया, लेकिन उसे पेड़ के नीचे से निकालने के लिए कुछ नहीं किया। इस तरह उस दबे आदमी को पेड़ के नीचे से निकालने की प्रक्रिया और विलंबित हो गई। आज़ादी से पहले जवाहरलाल नेहरू ने भारत देश के लिए क्या सपने देखे थे और क्या वे सपने पूरे हुए? गरीबी और बेरोजगारी मुक्त भारत देश तकनीकी और विज्ञान में अग्रणी है। औद्योगिक क्रांति लाना, आज देश के स्वतंत्र हुए लगभग 8 दशक होने को आए हैं। कई क्षेत्रों में देश ने प्रगति की, लेकिन तकनीक में देश काफ़ी आगे बढ़ रहा है, किंतु गरीबी और बेरोजगारी की समस्या से आज भी देश जूझ रहा है। फिर उसके बाद 40 मार्क्स के कोई भी 2 आंसर्स आपको यहाँ देने हैं। नमक का दरोगा पाठ में वंशीधर के पिता ने नौकरी ढूंढने जाने से पहले बेटे को क्या सीख दी? मुंशी वंशीधर के पिता ने उसे सीख दी, ऐसी नौकरी ढूंढना जिसमें ऊपरी आमदनी के अवसर अधिक हों। मासिक वेतन पूर्णमासी का चांद होता है, घटते घटते एक दिन गायब हो जाता है। ऊपरी आमदनी बहता स्रोत है, निरंतर आमदनी होती रहती है। ओहदे की तरह नहीं, आमदनी पर ध्यान देना चाहिए। लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? विदाई संभाषण पाठ के आधार पर लिखिए। लॉर्ड कर्जन एक फौजी अधिकारी को इच्छित पद पर नियुक्त करवाना चाहते थे, किंतु उनकी इच्छा अनुसार उस अधिकारी को नियुक्त नहीं किया गया। इस्तीफे की धमकी देकर वे अपनी इच्छा पूरी करना चाहते थे, किंतु उनके इस्तीफे का स्वीकार कर लिया गया। रजनी सामान्य भारतीय स्त्रियों से भिन्न कैसी है? रजनी नाटक के आधार पर स्पष्ट कीजिए। सामान्य स्त्रियां दब्बू और सहनशील होती हैं। अधिकारों के लिए लड़ने के बजाय अत्याचारों को अपना पर्याय समझ लेती हैं। अन्याय के विरुद्ध आवाज नहीं उठाती। रजनी उनसे भिन्न है। वह न्याय को सहन नहीं करती, निडर होकर अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करती है। केवल अपने साथ हो रहे अन्याय को ही नहीं, किसी और के साथ हो रहे अन्याय को भी सहन नहीं करती। न्याय के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। समाज की समस्याओं के प्रति जागरूक है। समस्या का समाधान ढूंढने वालों में से है। उसके बाद यहाँ भी कोई भी 2 का आंसर देना है। लेखक कुमार गंधर्व ने लता मंगेशकर का गीत कैसी मनस्थिति में सुना था? लेखक के अनुसार लता की गायकी ने चित्रपट संगीत के क्षेत्र में क्या योगदान दिया? लेखक अस्वस्थ था, रेडियो पर लता का गीत सुना। लता के गीतों के कारण चित्रपट संगीत को लोकप्रियता मिली। लोग सुरीलेपन से अवगत हुए, उनमें सुरों की समझ पैदा हुई। बच्चे भी सुर में गाने लगे। गानपन और मिठास के कारण लोग चित्रपट संगीत को है दृष्टि से नहीं देखते थे। इसका श्रेय लता को ही जाता है। कोई निर्माण का कार्य में कोई बनाने वालों को किन किन जोखिमों का सामना करना पड़ता है? राजस्थान में उन्हें कैसे सम्मानित किया जाता है? कोई बहुत संकरी होती है, भीतर की गर्मी सहन करना मुश्किल हो जाता है। लोग ऊपर से मुट्ठी भर रेत नीचे फेंकते हैं ताकि ताजी हवा भीतर जा सके। चेजारों अपने सिर पर किसी धातु का टोप लगाकर रखता है ताकि ऊपर से फेंकी गई मिट्टी और कंकड़ उनके सिर का बचाव हो सके। कुएं में सजल हो जाने पर चेजारों को विभिन्न प्रकार के उपहार दिए जाते हैं। साल भर उसे तीज त्योहारों, घरेलू समारोह पर उसे नेक दिए जाते हैं। अनाज की पैदावार के समय एक हिस्सा चेजारों के लिए अलग से रखा जाता है।
आलो अंधारी पाठ में घरों में काम करने वालों के जीवन की किन जटिलताओं का पता चलता है, घरेलू नौकरों को और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अपने विचार लिखिए। इस पाठ में घरों में काम करने वालों के जीवन में निम्नलिखित जटिलताओं का पता चलता है। घरेलू नौकरों को आर्थिक सुरक्षा नहीं मिलती, उनकी नौकरी कभी भी खत्म हो सकती है, उन्हें गंदे परिवेश व सस्ते मकानों में रहना पड़ता है क्योंकि वे अधिक किराया नहीं दे पाते। इन लोगों का शारीरिक शोषण भी किया जाता है। नौकरानियों को अक्सर शोषण का शिकार होना पड़ता है। इन लोगों के साथ मकान मालिक अशिष्ट व्यवहार करते हैं। बेबी की तरह इन्हें सुबह से लेकर देर रात तक काम करना पड़ता है। और दूसरी समस्या क्या क्या है, उन्हें समाज में सम्मान नहीं मिलता, उनके गुण और प्रतिभा की कदर नहीं की जाती, वे कुपोषण का शिकार भी रहती हैं, उन्हें आवश्यक तत्वों से युक्त संतुलित भोजन उपलब्ध नहीं होता, उपचार और दवाइयों के अभाव में ये अक्सर बीमार रहते हैं, धन के अभाव में इन्हें बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं, उन्हें कम उम्र में ही दूसरों के यहाँ काम करना पड़ता है, ये अक्सर आर्थिक संकट में फंसे रहते हैं। सो इसके साथ ही आपका ये सैम्पल पेपर कंप्लीट हो जाता है। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।